नमस्कार दर्शकों, रंगों के पर्व होली की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज कानूनी सलाह कार्यक्रम हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि हमारा आज का विषय है साइबर क्राइम एवं उसके सुरक्षा के उपाय। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं विशेषज्ञ अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अपराध शाखा भोपाल श्री शैलेंद्र सिंह चौहान जी। सर, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सी सौगातें दी, हमारी ज़िंदगी में बड़े बदलाव किए, यहाँ तक कि दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई। पर सवाल ये उठता है कि अगर हमने इसका सावधानी से उपयोग नहीं किया तो ये बहुत बड़ी मुश्किलें भी हमारी ज़िंदगी में ले आता है और कई बार आप संकट में पड़ जाते हैं। इसी का एक भाग है साइबर क्राइम। जैसा कि आजकल आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे और कई लोगों के साथ साइबर क्राइम की घटनाएं हुई हैं। तो हम आपको बता दें कि आज हम खास तौर पर इसी पे बात करेंगे कि साइबर क्राइम क्या है, कैसे होते हैं और इससे आप कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755266049। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 1800-233-0040, 0755266049। आप अपनी स्क्रीन पर भी ये नंबर देख सकते हैं और हमसे सवाल कर सकते हैं। सर, जैसा कि हमारा आज का विषय है और आप काफ़ी समय से इसमें काम कर रहे हैं साइबर क्राइम में, तो किस तरह के प्रकरण आते हैं और कैसे साइबर क्राइम होते हैं जो लोग करते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बुलाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि दूरदर्शन एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए हम रिमोट गांव के लोगों तक पहुँच सकते हैं जहाँ पर कि केबल का नेटवर्क नहीं है। तो ये बड़ा अवसर है कि लोगों को इससे अवेयर किया जाए, क्योंकि मैं मानता हूँ साइबर का जितना कि डिटेक्शन या इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा बेहतर है उसका रोकथाम या प्रिवेंशन। तो इसके लिए बेहतर है। जहाँ तक आपने पूछा किस तरह के, हम भी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। जी, थैंक यू। जहाँ तक सवाल इस बात का कि किस तरह की शिकायतें आती, तो पहले हम देखते थे कि लोग सोशल मीडिया पर जुड़े होने के कारण ही मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो हमें लगभग 80% के लगभग शिकायतें फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया से संबंधित आती थी, जिस पर कि लोगों की गलत प्रोफाइलें बनना, मैं उसका डिफेमेशन, उनका मिसयूज़ करना, उनके फ़ोटो वायरल कर देना या फेक आईडी बना लेना। परंतु जब से ये जो फाइनेंशियल या कहना चाहिए ट्रांजैक्शन सिस्टम, जो सिस्टम यूपीआई सिस्टम जो आया है मोबाइल के लिए, पेमेंट की सुविधाएं शुरू हुई, या हम कहने कोविड काल के दौरान जो करेंसी का सर्कुलेशन या लोग फिजिकल जो करेंसी का प्रचलन कम होने के कारण ऑनलाइन जो पेमेंट की सुविधाएं हुई और लोग उस प्लेटफॉर्म से जुड़े, तब एक फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म मोबाइल होने के कारण और इसमें लोगों की कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा जागरूकता या सावधानी नहीं होने के कारण अब अधिकांश शिकायतें फाइनेंशियल फ्रॉड की आती हैं। बिल्कुल सर, इस बीच एक कॉलर लाइन पे आ गए दमोह से, हम उनका सवाल लेते हैं। महेंद्र जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार मैम, सर को भी मेरा नमस्कार। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे आजकल फोन आते हैं अपने नंबर पर, मोबाइल पर, वो बोलते हैं कि हम अपने बैंक से बोल रहे हैं और आपका ये एटीएम नंबर है, साहब ऐसा है। जैसे कोई अनपढ़ आदमी है, कोई अशिक्षित है, जानता नहीं है तो बता भी देता है, तो उसके अकाउंट में से पैसे कट जाते। सर, इसकी शिकायत कहाँ करें? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें सर। नमस्कार। नमस्कार। पहले आप बताइए, आपने तो ओटीपी नहीं बताया ना? सर, वो डिस्कनेक्ट, हाँ, लाइन पर है। ऐसी समझदारी का अगर सब लोग इस्तेमाल करें और ये सब चीज़ें, जानकारियाँ या जिज्ञासाएं पहली बार में पता कर लें, शायद आपके साथ फ्रॉड नहीं हो। इसे ही कहते हैं जागरूकता। हालांकि सबको ये बताया गया है कि बैंक किसी भी तरह की जानकारी, खाता नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मोबाइल पर नहीं पूछता, यहाँ तक कि वो अपना ओटीपी भी हार्ड कॉपी में आपके पास लिफाफे में भेजता है। एटीएम या डेबिट कार्ड जो होते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड, वो बैंक में खुद ही जाकर लेना पड़ता है। तो बैंक टेलीफोनिकली कहीं आपको कुछ भी कम्युनिकेशन ना लेता है ना देता है। तो ये मान के चलिए, अगर कोई मोबाइल पर आपको कुछ फ़ोन करके कुछ पूछ रहा है, बता रहा है, तो मान के लिए वो पहले नंबर में फ्रॉड है और आपको कतई जानकारी देने की आवश्यकता नहीं। खासतौर से अपना मोबाइल नंबर, अपना पता, आधार कार्ड का नंबर या बैंक की डिटेल या ओटीपी, किसी तरह की जो भी आपको लगता है जो चीज़ हमारे खाते से जुड़ी हो सकती है, हमारे लेन देन से जुड़ी हो सकती है, उसकी कोई भी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। महेंद्र जी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि अपने खाते, अपने लेन देन से संबंधित और बैंक अकाउंट से संबंधित यदि किसी भी तरह से कोई आपसे जानकारी मांगता है तो कभी ना दें,
क्योंकि साइबर फ्रॉड इसी से ज़्यादा होते हैं। जी बिल्कुल। सर, जैसा कि है ना, इन्होंने बताया इसी से संबंधित कई और समस्याएं हमने देखी हैं, न्यूज़पेपर में भी आजकल हम पढ़ते आए हैं। एमपीईबी के बिल को लेकर लोग मैसेज करते हैं कि आपका कनेक्शन कट जाएगा, तो ओटीपी मांगते हैं, और साथ में ऑनलाइन जॉब के नाम पर फ्रॉड हो रहे हैं। तो जो इस तरह के मैसेजेस आते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए? एक क्लिक पर पैसा चला जाता है पूरा। देखिए, आजकल दो तीन चीज़ें बड़ी कॉमन जो फ्रॉड में हो गई हैं। जी ओटीपी तो फ्रॉड अब पुरानी चीज़ हो गई, मतलब ये बहुत इस्तेमाल किया जा चुका, लोग उसको समझने भी लगे। जी अब जो बल्क एसएमएस आता है, जो एसएमएस हेडर, इसमें एसबीआई लिखा होता है, बैंक लिखा होता है, तो ये बड़ा छोटी सी कीमत दे के कोई बल्क एसएमएस का एक हेडर खरीद सकता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे जो टोल फ्री नंबर्स होते हैं, आप सर्च करेंगे तो फर्जी टोल फ्री नंबर होगा, ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, परंतु आप उसको स्पैम में चेक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जब तक आप साइट की जेन्युइनिटी ना हो तब तक टोल फ्री नंबर को वेरीफाई ना कर लें। और मेरा तो ये मानना साफ कि अगर फाइनेंशियल कोई भी चीज़ है तो बेहतर हो आप बैंक से डायरेक्ट कांटेक्ट करें, बैंक में जाएं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि जो आपकी बैंक की दिक्कतें जो रोज़ आती हों, आपको महीने में एक बार बैंक से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो बेहतर हो कि आप बैंक में सीधे कांटेक्ट करें, ऑनलाइन किसी तरह की कोई भी जानकारी शेयर ना करें। जहाँ तक आपने ये बात कही थी कि ये जो बिजली वाला, देखिए हर एक आदमी बिजली इस्तेमाल करता है जी, हर एक आदमी के पास बिजली का बिल जमा भी करता है। अगर आपको मालूम है कि बिजली से सारी चीज़ जुड़ी हुई है, उसका बिजली जुड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई यानी खाने के चीज़ों से लेके फ्रीज से लेके आपका एसी या पंखा सारा जुड़ा हुआ। बिल्कुल सर, एक कॉलर काफ़ी देर से लाइन पे हैं, उसके बाद हम चर्चा पाएंगे। नंद स्वरूप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, मैं नंद होली की बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। ये चाहता हूँ कि जो बैंक में खाते होते हैं, हम घर पे बैठे हैं, पैसा निकल जाता, तो ऐसे कौन से बैंक में खाते होने चाहिए जहाँ पे हमारा पैसा सुरक्षित हो, ओटीपी से या हमारे मोबाइल नंबर से पैसा नहीं निकलने पाए। और दूसरी चीज, क्योंकि हर जगह मोबाइल लगता है, हर जगह अंगूठा लगता है, हर जगह मेरा आधार लगता है, तो हम बनवाने गए आधार, वो निकलवा लिया पैसा, या हम बदला लेने गए वहाँ भी अंगूठा लगता है, तो उसमें भी जब पैसा निकल जाए, तो हम अपने को किस प्रकार से सुरक्षित रखें, किस प्रकार से अपने को सेफ रखें ठगी से बचने के लिए। आप बहुत जागरूक हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी जागरूकता के लिए। मेरा ये मानना है कि बैंक आपके खाते और पैसे का ट्रस्टी है, वो उसका चौकीदार है, वो उसका इंश्योर्ड एक तरह का जो कहना चाहिए एम्प्लॉय है, जो आपके पैसे को गारंटेड रूप से रखता है। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा कि अगर आपके पास कोई अपना घड़ी रख जाए और वो कोई तीसरा आदमी ले जाए, तो क्या वो जो पहले आदमी आपको घड़ी छोड़ गया तो नहीं मांगेगा क्या? या आप सुनार के पास या किसी के पास अपना जेवर गिरवी रखें और कोई तीसरा आदमी उस जेवर को सुनार से ले जाता है, आप सुनार से वापस नहीं लेंगे। यही बात बैंक पे भी लागू होती है, परंतु ये जागरूकता का अभाव के कारण लोगों को नहीं मालूम। बैंक एक तरह से पैसे का ट्रस्टी है, खाते का लेन देन बैंक करता है, बैंक एसएमएस रखता है, बैंक के पास पेमेंट गेटवे है, बैंक एटीएम देता है, बैंक डेबिट कार्ड देता है, बैंक क्रेडिट कार्ड देता है, बैंक के पास पूरी डिटेल्स रहती है, बैंक पासबुक संधारण करता है और बैंक ही आपकी चेकबुक और बाकी खाते का काम करता है। बैंक आपके जो बचतों से, चाहे वो प्रोविडेंट फंड में जमा करे या लोन दे, वो एक बड़ा अमाउंट कमाता है, बेनिफिट प्रॉफिट कमाता है, जिसकी बैंक को जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए। पर दिक्कत ये होती है कि जब भी कस्टमर के साथ फ्रॉड होता है तो उसको पुलिस के खाते में भेज दिया जाता है, बैंक कोई मदद नहीं करता। यानी बैंक जबकि बैंक को उस पैसे को सीज करके वापस करना चाहिए। और जैसा कि खाता में पैसा होल्ड है, सीज है, फरियादी के जिसका विक्टिम है उसके खाते में होल्ड कर देना चाहिए। अच्छा, एक बहुत गलत बात है जो बैंक ये बोलता है कि अगर आपने कोई ओटीपी बताया है तो उस अपराध नहीं है। भाई, जिस बात को हमारा भारतीय दंड संहिता अपराध मानती है, आईपीसी अपराध मानती है, माननीय न्यायालय में जब वो एफआईआर जाती है, आरोपी जाता है, उसको रिमांड मिलता है, सिर्फ बैंक क्यों नहीं मानता इसको? अरे बैंक को वो पैसे को जहाँ पे आरोपी खाते में होल्ड है वो फरियादी खाते में डाल के होल्ड कर देना चाहिए और एक अंडरटेकिंग लेना चाहिए। ये तो बहुत मुश्किल है। देखिए, हम लोग मोबाइल जब होता है तो लोगों को मोबाइल वापस कर देते हैं। हम नहीं कहते कोर्ट में जाओ, जब किसी का बच्चा मिसिंग होता है, आप भी दूर समय बच्चे की मिसिंग आता है, कोई आता है बच्चे को वापस कर जाता है। जब बच्चा वापस हो सकता है तो पैसे वापस करने में बैंकों का दिक्कत है। बैंक जानबूझकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता है ताकि लोग पुलिस के चक्कर लगाते रहें, बल्कि इन लोगों को बैंक से पैसे क्लेम करना चाहिए, क्योंकि बैंक से क्या। और देखिए, अगर आपसे सहमति ली भी गई है और झूठ बोल कर ली गई है तो वो अपराध है, वो 420 का अपराध है जो भारतीय दंड विधान में अपराध बताया गया है। तो बैंक को भी भारतीय दंड विधान को मानना चाहिए। बिल्कुल, आपके कहने का मतलब ये है कि बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वो सुरक्षा करे, और अगर कहीं पैसा गलत चला भी गया है
तो उसको होल्ड करके वापस देखिए जो देखिए उससे झूठ बोल कर लिया गया, आपसे कोई झूठ बोलकर आपकी गाड़ी मांग कर ले जाए, जी। ये बताए कि मैं आपका जो मैकेनिक जी। हूँ और या मैं बैंक का हूँ कर्मचारी हूँ, आपकी गाड़ी में वापस ले जा रहा जी। हूँ, और अगर गाड़ी ले जाए तो क्या पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखेगी उसकी? बिल्कुल सही बात है, चोरी की रिपोर्ट होगी और या 420 की होगी। रिपोर्ट होगी। बिल्कुल तो बैंक क्यों नहीं मानता इस चीज़ को? बिल्कुल। तो ये इनमें जागरूकता का अभाव है अपने ग्राहकों में, क्योंकि आपने सब कुछ बैंक के भरोसे छोड़ रखा है। तो बैंक की आपने देखो बैलेंस शीट निकलती है 1 अप्रैल को करोड़ों की, पर जो छोटे छोटे खातेदारों का जो पैसा फ्रॉड में जाता है, जो कि सहमति उनसे झूठ बोल के ली जाती है, उनके साथ एक तरह से अन्याय है। बिल्कुल नंद स्वरूप जी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप बैंक के पास जाएं और उससे कहें कि ये आपकी जिम्मेदारी है। आप आसानी से उनके कहने में ना आए कि भाई उन्होंने कह दिया कि नहीं आप जाइए पुलिस के पास जाइए और आप केस लगाइए, और यदि आपको नहीं वो सहयोग करते हैं तो आप केस भी लगा सकते हैं, उसमें बैंक को भी पक्षकार बना सकते हैं। देखिए पुलिस के पास फ्रॉड की शिकायत आती तो हम तो शिकायत लेते हैं, उस पर एफआईआर भी करते हैं, आरोपी को पकड़ते भी हैं, जी। पर आखिर में बात होती है कि वो शिकायत क्यों हुई? वो शिकायत पैसे के लिए हुई। बिल्कुल। उनका किसी आरोपी से कोई दुश्मनी तो जाती दुश्मनी थे नहीं। बिल्कुल उनको अगर आरोपी पकड़ भी लिया, पैसे नहीं मिले तो उनको क्या फायदा? ठीक बात सारे बैंक जो ट्रांजैक्शन करता बैंक करता, पुलिस नहीं करती। जी। अगर पैसे कहीं 4 खातों में ट्रांसफर हुए तो बैंक के पेमेंट गेटवे से बैंक को तुरंत उसको संज्ञान लेते हुए अपने, अभी तो और एक और दिक्कत आती है, शनिवार इतवार को फ्रॉड की संख्या इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि मालूम है कि शनिवार इतवार को लोग मिलते नहीं हैं, तो शनिवार शुक्रवार को ही फ्रॉड होते हैं, क्योंकि इनका ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं है कि जिससे आप पैसा रोक सके, फरियादी की मदद हो सके, विक्टिम की जिसके साथ फ्रॉड हुआ। और ये छोटा मोटा तो देखिए पैसा हर एक के लिए अपनी एक अलग वैल्यू होती है। गरीब आदमी है उसके लिए हज़ारों ज़्यादा है, थोड़ा सा पैसे वाला उसके लाखों ज़्यादा, और वो बड़े आदमी करोड़ों ज़्यादा। तो हर एक के लिए अपने पैसे की अपनी वैल्यू होती है, और ये पैसे का ट्रांसफर तो बैंक करता है, कोई पुलिस नहीं करती। पुलिस मुलजिम पकड़ सकती है, उसको जेल पहुँचा सकती है, पैसा तो ना बैंक का और बैंक को करना चाहिए। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है कि छुट्टियों में ज़्यादा होते हैं तो लोगों को फ्राइडे अलर्ट रहना चाहिए जी, बहुत ज़्यादा। एक और कॉलर इस बीच लाइन पे आ गए हैं होशंगाबाद से। हेमराज जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ नमस्कार मैडम जी, मैं हेमराज रांची से बोल रहा हूँ। जी स्वागत है सबसे पहले तो पूरे दूरदर्शन परिवार को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं होली की, पूरे दूरदर्शन परिवार को। आपको भी हम सब मेरा तरफ से शुभकामनाएं जी। कि जो साइबर क्राइम होता है उसके लिए सर जो नंबर होता है सर, ऐसा नंबर बताया जाए कि जो आसानी से लग जाए। कभी कभी सर क्या होता है कि फोन लगाते हैं तो साइबर क्राइम का जो नंबर है बहुत व्यस्त बताता है सर, बहुत व्यस्त, बड़ी मुश्किल से लगता है, आपने देखा है लगा के। बिल्कुल सही तो ऐसा आसानी से कोई नंबर है जो आसानी से लग जाए? बिल्कुल हेमराज जी आप सही बता रहे हैं। मुझे आप बताइए कि हर एक आदमी के पास मोबाइल है, बल्कि एक के पास 2 मोबाइल। आदमी चप्पल भले एक पहने पर मोबाइल 2 रख सकता है। तो आप संख्या अनुमान लगा सकते हो, हर एक आदमी के साथ कुछ ना कुछ फ्रॉड होता है। तो एक तो वो नंबर लिख लीजिए, आपका सेंट्रल हेल्पलाइन है 1930, और दूसरा है जो बाकी जो स्थानीय पुलिस का नंबर है आप उससे भी बात कर सकते हैं, पर 1930 इसकी कई लाइन्स हैं, थोड़ा वेट तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप बैंक भी जाओगे उतना टाइम लगेगा। तो बेहतर है कि सेंट्रल लाइन से आप वहाँ के नंबर से आप डायल करके बता सकते हो, और आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये आपको थोड़ा समय तो लग सकता है, कि इतने ज़्यादा संख्या लोगों की होती है कि सभी लोगों को एकदम अटेंड कर पाना संभव नहीं है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा 1930। इसके अलावा आप साइबर की हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन पर भी आपको जाके ऑनलाइन नेट से जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। सर हेल्पलाइन का कोई मेल आईडी या कैसे कर सकते हैं? वो हम फ्लैश करवाते थोड़ी देर में आपको। जी, तो आप तो सर्च साइबर हेल्पलाइन जाएंगे, साइबर हेल्पलाइन की डायरेक्ट साइट खुल जाएगी जी, और 1930 से भी क्वेरी कर सकते हैं आप। जी जी बिल्कुल। दर्शकों, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, और हेमराज जी आपको भी हमारे एक्सपर्ट ने जानकारी दी कि यदि कभी कोई साइबर फ्रॉड होता है तो 1930 पर आप कंप्लेंट करें। थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, पर आपकी समस्या का समाधान होगा और आपकी समस्या सुनी जाएगी। जी, ये नंबर आप डिस्प्ले में भी देख सकते हैं, हमारी स्क्रीन पे भी ये नंबर चल रहा है। आप इसके अलावा अपने स्थानीय जो पुलिस चौकी है, स्थानीय साइबर का थाना है, स्टेट साइबर है, कहीं पे भी इसके अलावा अगर आप पास में हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है थाने से बहुत दूरी पर है जहाँ पे आपको हेल्प नहीं मिल सकती, सबसे पहले अपने बैंक में जाएं। मैं सबसे पहले, अगर आपको कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो सबसे पहले अपने बैंक को कॉन्टेक्ट करें। जो व्यक्ति खाता रखता है उसके अपने खाते के बैंक के मैनेजर का नंबर, आप फिर मैनेजर का नंबर लगाने के बाद फिर बताइएगा कि कितनी जल्दी फ़ोन उठता है। आप लोग जो पुलिस के इस तरह की शिकायत करते हैं कि उनका वो जो साइबर का हेल्पलाइन नंबर नहीं उठता, आप अपने मैनेजर के पास आपने खाता खोल रखा है, अपना पैसा जमा कर रखा है, उसका नंबर लीजिए और उस पर फ़ोन लगाइए, फिर देखते हैं कितनी जल्दी उठता है।
और अपने बैंक का ईमेल रखिए और अपना जो ब्लॉक करने का बैंक का वो रखिए, ताकि आप तत्काल फ्रॉड होता है तो ब्लॉक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपके पास एक्सीडेंट होता है तो आप पुलिस के पास जाते हो, हॉस्पिटल जाते हो। अगर आपको चोट लगी है, आपको टक्कर हो गए, हाथ पैर में खून निकल रहा है या फ्रैक्चर हो गया, तो आप कहाँ जाएंगे, पुलिस के पास या हॉस्पिटल? जाहिर Obviously hospital तो ही आपका जब जाएंगे। पैसा गया और पैसा बैंक से गया है तो आपको पहले बैंक के पास जाएं, बैंक में पहले रिसीव कराएं, उनसे अपना पैसा फ्रीज कराएं, लीन कराएं, होल्ड कराएं, उससे रिफंड कराएं, वहाँ पे शुरुआत करें। उसके बाद उनकी रिसीप्ट लेकर पुलिस के पास आए, क्योंकि आखिर में पुलिस के पास तो कोई बैंक का खाते का एक्सेस ही नहीं है, ना पुलिस होल्ड कर सकती, ना फ्रीज कर सकती, ना पुलिस ट्रांजेक्शन करती, ना आपके अकाउंट की जानकारी, और बाद में उन्हीं से मांगती। तो मतलब आप जबरदस्ती एक चैनल बढ़ गया। तो पहले बैंक में कंप्लेंट करें और बैंक मैनेजर का नंबर रखें, बैंक का मेल आईडी रखें, उसको तत्काल मेल करें, तत्काल उनसे बात करें, फिर आपको सलाह देंगे, उस सलाह पे काम करें और बैंक में फिजिकली जाकर अपनी एप्लीकेशन रिसीव कराएं जो रिफंड करने की, क्योंकि 3 दिन के भीतर आपको रिपोर्ट करना होता, और उसके बाद तत्काल अपना नज़दीकी थाना या साइबर सेल या 1930 पे कंप्लेंट करें। सर इस बीच एक और कॉलर लाइन पे, हम जी। उनका सवाल लेते हैं। प्रदीप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मेरा प्रश्न यह है, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ भोपाल से। जी जी, स्वागत है। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि एक वर्ड चल रहा है आजकल, या प्रोग्राम आप लोगों की तरफ से चलता, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, जी। साइबर स्वच्छता। जी साइबर स्वच्छता, ये जी। कुछ प्रोग्राम इस पे हुआ भी है बीच में, नमस्कार एमपी का। जी साइबर स्वच्छता को, साइबर अपराध को खत्म करने में साइबर स्वच्छता की सक्सेस रेट अभी तक क्या है, और भविष्य में तकनीकी के विकास के साथ साथ इसकी सक्सेस रेट कहाँ तक जाएगी, थोड़ा बताइए। आपने बिल्कुल सही बात है। जहाँ बात हुई स्वच्छता, आपको मालूम है, आप घर में स्वच्छ खाना खाएंगे, स्वच्छ कपड़े पहनेंगे, स्वच्छ किचन होगा, स्वच्छ बिस्तर होगा, तो आपकी हेल्थ की कितनी गारंटी है? उतनी ही अगर साइबर हाइजीन रखेंगे। साइबर हाइजीन का मतलब ये होता है कि जैसे आप कहीं का भी गिरा हुआ खाना नहीं खाते, जूठा खाना नहीं खाते, रात का खाना नहीं खाते, तो वैसे ही आप सब क्यों डाउनलोड कर लेते हो, क्यों अपने मोबाइल पे कोई सी साइट देखना शुरू कर देते हो? आप जब भी जो ख़राब साइट है देखते हो, जो भी कहना चाहिए अश्लील साइट है, उसमें हर एक में वायरस होता है। आपने कुछ भी डाउनलोड कर लिया, कोई भी पॉइंट्स लिए, मतलब आपके लालच की सीमा जब बढ़ जाती है, तो स्वच्छता का मतलब ये है कि जैसे आप खाना चूज़ करके खाते हो, जी कपड़े देख के पहनते हो, जी। बदबू तो नहीं आ रही, वैसे कपड़ों में नहीं सोते, बाथरूम साफ रखते हो, किचन साफ रखते हो, तो ऐसे ही स्वच्छता साइबर के बारे में बोला गया कि सब चीज़ें साफ़ सुथरी हो, आपका मोबाइल साफ़ सुथरा हो, आपकी डाउनलोडिंग साफ़ सुथरी हो, आप जो फॉरवर्डिंग करते हो साफ़ सुथरा हो, कुछ भी फॉरवर्ड ना करो। बिल्कुल। तो ये जो आप ये मान के चलिए, इसका सक्सेस रेट 100% है। प्रॉब्लम ये है कि आपका बैंक, आपका खाता और आप डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इसमें पुलिस का कोई चेकिंग पॉइंट नहीं है। तो आप जितना सफाई रखेंगे, जितनी होशियारी रखेंगे, जितनी समझदारी रखेंगे, देखिए आप कोई चीज़ मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका नीड बेस होना चाहिए, ना कि ग्रीड बेस। अगर आपकी नीड है कि आपको एडवर्टाइज़ करना है, आपको पब्लिक डोमेन में रखना है, आपको फ़ोटो भेजने हैं ताकि आपको काम मिल सके, आपको प्रचार करना है, तो बाकायदा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, इंस्टा का इस्तेमाल करिए। लेकिन सिर्फ आप दूसरे की गाड़ी के सामने फ़ोटो खिंचा लिया, दूसरे मकान के सामने फ़ोटो खिंचा लिया, उसको लाइक करें इसलिए सोशल मीडिया पर हैं, इसलिए आप फेसबुक पर हैं, इसलिए आप इंस्टाग्राम पर हैं, तो मुझे लगता है ग्रीड है। तो इसलिए साइबर हाइजीन का बहुत महत्व, और आपने जो महत्व समझा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे लगता है सबसे अच्छा प्रश्न इन्हें किया, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि स्वच्छता ही आपके स्वस्थ का आधार है। तो इस तरह साइबर हाइजीन ही आपके साइबर फ्रॉड से बचने का आधार है। पूरा 100% सक्सेस रेट है, सब लोग समझ जाएंगे। जी सर, वहाँ पर आपने भी बहुत 100% अच्छी जानकारी दी कि जी। साइबर स्वच्छता से आशय ये है कि आप अपनी सीमाएं तय करें। जी, आपको क्या सोशल फोटो मीडिया डालना है, पे। आपने बिल्कुल। अपने ही कुछ ऐसे फोटो डाल दिए जो बाद में वायरल होकर आ गए तो आपको दिक्कत कर रहे हैं। आपने किसी से वीडियो कनेक्ट हो गए, फिर आप वो क्या सेक्सटॉर्शन कॉल शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। वहाँ से महिला कॉल कर रही है और आपको भड़का रही है, फिर आप भी अपने कई लोग कपड़े उतार देते हैं, तो फिर वो सेक्सटॉर्शन शुरू हो जाता है। तो आपको अपनी दिमाग में स्वच्छता रखना है, मोबाइल में स्वच्छता रखना है, बिल्कुल। तो इससे आप साइबर फ्रॉड से बच सकें। धन्यवाद इतना अच्छा क्वेश्चन पूछने के लिए। प्रदीप जी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि साइबर स्वच्छता का आशय ही ये है कि आप अपनी सीमाएं, आप ये देखें कि क्या देखना है, क्या आपको क्या ज़रूरत है, आपको क्या फॉरवर्ड करना है। आधी समस्या तो इसी से हल हो जाएगी, आधी प्रॉब्लम तो अगर ये अपनाएंगे तो वैसे ही काफ़ी फ्रॉड से बच सकते हैं। हाँ, काफ़ी सारे कॉलर इस बीच लाइन पे आ गए, तो हमारी जो चर्चा चल रही थी एमपीबी और हम जो ऑनलाइन तो जॉब वाली कर रहे थे, तो वो अधूरा रह गया था। जी, हमें मानते हैं कि हर एक आदमी बिजली इस्तेमाल तो करता ही है। बिल्कुल। जब आदमी क्लिक करता है तो एकदम हम लोग व्यस्त होते हैं, तो भूल जाते हैं। पर हमको ये होना चाहिए कि हम लोग आजकल पेटीएम इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट इस्तेमाल करते हैं, हमारे कार्ड में, हमारे बैंक में हमारा वो सिस्टम रखिए
किसका, ऑनलाइन पेमेंट का रखिए, या पर वहाँ जाकर पेमेंट करिए, या पेटीएम से पेमेंट करिए, या बिल पर पेमेंट करिए। कुछ चीज़ें हैं जो आप टेलीफोनिकली, तो आप कोई भी आदमी ये मान के चलिए अगर वो इनकमिंग कॉल है तो 99% या 70% आपके फ़ायदे के लिए नहीं हो, वो उसके फ़ायदे के लिए हुआ। इतना दिमाग लगाएंगे आप, इतना दिमाग जरूर लगाएंगे कि अगर उधर से कॉल आ रहा है इनकमिंग तो आपके फ़ायदे के लिए नहीं है, वो उसके फ़ायदे के लिए। तो उस पर अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक हो, बिजली बिल हो, चाहे आपका ऑनलाइन जॉब वाले जो आते हैं, ऑनलाइन जॉब हो, चाहे शादी की साइट वाले हों, कुछ भी हो। अब बोले देखिए मैं आपके खाते में 1 रुपये भेज रहा हूँ, वो 1 रुपये नहीं भेजता, वो एक लिंक भेजता है जो APK होती है, एंड्रॉयड जो पूरा किट होता है उसका, और वो आपको आप डाउनलोड कर लेते हो, फिर आपके SMS फॉरवर्ड होने शुरू हो जाते हैं। कई लोग शिकायत करते हैं मुझे OTP नहीं आया, ऐसा नहीं होता। कई बार वो ऐसे ही लिंक डाउनलोड कर लेते हैं जिससे कि उनके SMS फॉरवर्ड होना शुरू हो जाते हैं, तो वो SMS OTP वाला वो भी नहीं आता उनके पास, उनको लगता है कि बिना OTP क्या, बिना OTP के नहीं जाता, और वो बेफिक्र हो जाते हैं कि OTP नहीं आया इसका मतलब हम सुरक्षित हैं। तो इसलिए कहीं भी इनकमिंग कॉल बड़ा गौर से सुनिए, और जहां आप समझिए आपके पैसे या बैंक खाते से जानकारी संबंध कुछ भी पूछा जा रहा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आप बिल्कुल सावधान रहिए। आप बोलिए आप आके लीजिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि कहीं भी जहाँ ट्रांजैक्शन की बात आती है, जहाँ बैंक से रिलेटेड जानकारी आपसे साझा की जाती है तो उसमें अलर्ट हो जाए, वो आप किसी से ना करें, चाहे वो फिर उस बैंक से ही क्यों ना हो। बिल्कुल आप खुद वेरिफिकेशन, बैंक फोन से मांगेगा ही नहीं जी, बैंक आपसे मांग ही नहीं सकता। बैंक का एक डेडिकेटेड ईमेल ID होता है जो आप नेट से सर्च कर सकते, पर नेट से सर्च करने में भी मैं कह रहा हूँ कि रिस्क है जी। अगर आपका बहुत छोटा लेन देन है। अच्छा, मैं एक और बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, आप हमेशा 2 खाते रखिए। एक खाता जो बिल्कुल ऑफलाइन रखिए, जिसमें ना तो ATM कार्ड हो, ना डेबिट कार्ड हो, ना क्रेडिट कार्ड हो। एक दूसरा खाता रखिए जिसको ऑनलाइन आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल करें जी। तो आप उसमें छोटा अमाउंट रखिए, मतलब अपनी आय का 5%, 5 से 10 हज़ार की, ताकि किसी भी साइट पे उसका यूज़ कर सकें, ओपनली यूज़ कर सकें जी। एक खाता जो मूल आपका आय का है वो खाते को आप ऑफलाइन रखें, एक बार चेक डालें दूसरे खाते में, उस खाते का यूज़ करें। इसके अलावा आप सावधानी नहीं रखते क्योंकि आपका जो मोबाइल है वो आप सारे इस्तेमाल कर, 2 मोबाइल रखना थोड़ा कठिन काम होता है, हैंडल नहीं कर पाता जी। इसलिए तो आप 2 खाते रखें। एक खाता जो ऑनलाइन लेन देन के लिए, इसमें 10,000 20,000 जो इतना भी आपका महीने खर्चा लगता है उतना यूज़ करें, खर्चे के लिए हम ऑनलाइन यूज़ करते हैं। किसी तरह कोई भी ATM उससे इस्तेमाल ना करें, क्रेडिट कार्ड उसमें ना, उस खाते को ऑफलाइन रखें जी। और एक लिमिट भी तय की जा सकती है बैंक में कि इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता जी, बिल्कुल। यदि कोई करता है जी, तो कम से कम बच सकते हैं काफ़ी चीज़ों से। सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी आज हमारे दर्शकों को। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि आप इसी फील्ड में डील कर रहे हैं, बहुत सारे उदाहरण आपने दिए, तो ज़्यादातर शिकायतें किस तरह के फ्रॉड को लेकर आ रही हैं साइबर क्राइम में जो आम आदमी से जुड़ी हुई हैं? देखिए, जैसे आपने बोला, इस समय आता है, एक मौसम तरह से चलता है। एक तरह का फ्रॉड शुरू होता है, जब पुलिस उनको पकड़ लेती है तो ये प्लेटफॉर्म चेंज कर देते हैं। फ्रॉड करने वाले बहुत ज़्यादा संख्या में लोग नहीं हैं, परंतु ये कुछ इस तरीके की चीज़ें जो हमारी जो KYC की कमजोरी है, सिम मिलने की कमजोरी है, खाता खोलने की कमजोरी है। अगर हम देखते हैं 90% खाते जो फ्रॉड के पकड़ में आते हैं, इनको कोई पता नहीं होता, कोई उस पर आधार नहीं होता, कोई उसका मोबाइल नंबर जो जेन्युइन नहीं होता या वेरीफाइड नहीं होता, तो सारी दिक्कतें बैंक के एंड पे। अगर बैंक अपना चीज़ें ठीक कर ले, बैंक अपने लीकेजेस ठीक कर ले, तो खाते में से पैसा जाना बंद हो जाए जी। समस्या ये कि बैंक अपने एंड पे कुछ ठीक है चीज़ नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण दिक्कत। आप खाता धारक जिस समय खाते में पैसा गया, उसका एड्रेस ही नहीं मिलेगा, उसका मोबाइल नंबर ही नहीं मिलेगा, उसका मालूम पड़ा आधार कार्ड ही नकली, आधार कार्ड ऑथेंटिकेट नहीं किया आपने, आधार कार्ड चेक तो कर लो एक बार। बिल्कुल। तो चक्कर ये है कि जो चीज़ें बैंक ने करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, इसलिए बहुत सारी चीज़ें दिक्कत। दूसरा, इसको अब दूरदर्शन जागृत कर रहा है कि पुलिस जागृत कर रही है, जिसका कस्टमर है वो भूल गया जी। यानी बैंक को सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए, और बहुत बड़ा फंड और बहुत बड़ा CSR इस पर हम उनके ग्राहकों को जी, मतलब कस्टमर जो है बैंक का बेबी एक तरह से, उनका लालन पालन पोषण, उसकी नर्चरिंग पूरी देखरेख करनी चाहिए, ताकि उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो, कोई घटना ना हो। तो वो चक्कर है कि जब बैंक अगर जिम्मेदारी ले लें तो शायद बहुत जल्दी ये काम हो जाए, लोग फ्रॉड से बच जाएं, फ्रॉड ना हो लोगों के साथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ जो उनके भविष्य में काम आएंगी कि वो कैसे बच सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि साइबर फ्रॉड के तरीके दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। पहले बैंक के होते थे, फिर MPB, फिर हाउसिंग लोन, बहुत तरह के, एक एक कदम आप बढ़ते हैं तो वो
दूसरा कदम रहते हैं। आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, अगले अंक में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।